नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नए संसद भवन में मतदान जारी। मतगणना शाम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। कहा, सरकार इस दुखद घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटने के बाद भी नेपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई और शांति की अपील की। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। इजरायली सेना ने गाजा शहर को तत्काल खाली करने का आदेश दिया। और 17वीं एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 आज शाम से अबू धाबी में शुरू। उद्घाटन मैच में अफगानिस्तान का सामना हांगकांग से। अब समाचार विस्तार से। नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए सहयोगियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होंगे। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। है कि अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी ये अवश्यंभावी है कि एनडीए के कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी कहा कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और पूरी निष्ठा से देश की सेवा करेंगे। संविधान के आधार पर ही चुनाव हो रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से जो संसद चुन के आया, उस संसद के वोटों के द्वारा ही ये राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई ना प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास है, इसलिए हर विषय पर वो राजनीति करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए एकजुट है और उसके सांसद अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में खड़े हैं, जो बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बहुत विनम्र हैं और उनका जीवन उपलब्धियों से भरा है और वे भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। मैं यही कहूंगा, बस नतीजों का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो बहुत शालीन भी है, उपलब्धियों भरा उनका जीवन रहा है और एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होकर आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और देश को एक नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को नए चेयरमैन। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि विपक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। ये चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये चुनाव प्रजातंत्र की रक्षा की लड़ाई है। इसीलिए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो हैं, वो जो साझे उम्मीदवार हैं कांग्रेस और विपक्षी दलों के, इसीलिए वो इस चुनावी मैदान में हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं संसद परिसर में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, अभी मतदान की स्थिति कैसी है और अब तक किन किन प्रमुख नेताओं ने मतदान किया है? देखिए कनकलता, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जो है इस समय सुचारू रूप से चल रहा है। मतदान शुरू हुए 4 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह के अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने मतदान किया। वहीं जेडीएस सांसद एचडी देवेगौड़ा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी एससीपी के नेता शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, जनता दल यूनाइटेड के संजय झा और डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने भी मतदान किया। इसके अलावा कई सारे सांसद जो है कतार में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी कनकलता। दिवेंद्र, उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि मतगणना किस समय शुरू होनी है? देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा में 542 सदस्य हैं और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की कुल संख्या 781 है और जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 391 है।
वहीं इस समय एनडीए के पास जो है 425 से अधिक सांसदों का समर्थन है। वहीं विपक्षी खेमे की बात करें तो उनके पास कुल 300 से अधिक सांसद है, जो बहुमत के आंकड़े से कम है। हालांकि मतों की गिनती शाम 6 बजे के बाद होगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे। जी कनकलता। जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की। उन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए लोगों को हर संभव सहायता देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हिमाचल प्रदेश में अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण हुई बर्बादी का मूल्यांकन किया। वे बाद में पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम सामान्यतः साफ रहा। भारी बारिश का दौर थमने के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इस मानसून के मौसम में 370 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 41 अन्य अब भी लापता हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। एक रिपोर्ट। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री राज्य सरकार के साथ कांगड़ा में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार की तरफ से आपदा को लेकर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दी जाएगी, ताकि प्रदेश को आपदा राहत पैकेज मिल सके। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। पंजाब में भी वर्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में बारिश धीरे धीरे कम हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जनामणि ने कहा कि इस महीने की 11 तारीख से उत्तर पश्चिम भारत में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कि उत्तर पश्चिम भारत में कोई ऐसे हैवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है। और राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो आसमान मुख्यतः साफ है और कुछ क्लाउड भर आया है, बट ऐसे कोई हमारा ना पश्चिम हिमालय का क्षेत्र, ना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कहीं भी हैवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाल के प्रतिबंध के विरोध को देखते हुए आज शाम एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एक संदेश में श्री ओली ने कहा कि वे स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से इस कठिन समय में शांति बनाए रखने की अपील की। सर्वदलीय बैठक आज शाम 6 बजे होने वाली है। चलते हैं काठमांडू में मौजूद हमारी संवाददाता श्वेता सिंह के पास। श्वेता, इस समय नेपाल में कैसी स्थिति बनी हुई है? कनकलता, देखिए यहाँ नेपाल में कर्फ्यू को नजरअंदाज करते हुए आज भी न्यू बानेश्वर और कलंकी चौक में सुबह से युवाओं ने प्रदर्शन किया है और वहाँ मामला काफी गंभीर हो गया था। और काठमांडू और अन्य जगहों पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं के घरों में आगजनी हुई है, पत्थर फेंके गए हैं। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जितनी भी जहाजें उड़ान लेने वाली थी उनको फिलहाल रोक दिया गया है। और देखिए आज 6 बजे शाम को प्रधानमंत्री ओली ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है। अभी तक 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और होटल हिल्टन जो है उसमें भी आगजनी की खबर आ चुकी है। जी कनकलता। धन्यवाद श्वेता। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने बताया कि भारत नेपाल के घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा बलों को शक्ति का प्रयोग करने पर बुनियादी सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वह नेपाल की स्थिति पर गहरी चिंता के साथ निगरानी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अधिकारियों के लिए शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम भारत की 8 दिन की यात्रा पर मुंबई पहुंच चुके हैं।
वर्तमान कार्यकाल में भारत की उनकी ये पहली यात्रा है। इससे पहले डॉक्टर रामगुलाम मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आए थे। एक रिपोर्ट। इस यात्रा के दौरान डॉक्टर रामगुलाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वे रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। वे मुंबई में एक व्यापार कार्यक्रम में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और मॉरिशस के बीच घनिष्ठ और विशेष संबंध है। ये संबंध साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के मुख्य समुद्री पड़ोसी के रूप में मॉरिशस भारत के महासागर दृष्टिकोण अर्थात पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति और पड़ोसी प्रथम नीति में विशेष स्थान रखता है। मॉरिशस ग्लोबल साउथ में एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैटेलाइट 24 घंटे सक्रिय थे और सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। तिरुवनंतपुरम में राज्य स्तरीय ओणम समारोह के समापन की कहा कि इसरो स्थानीयकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दे रहा है, वहीं अंतरिक्ष उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर रहा है ताकि देश को वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की दिशा में अग्रसर किया जा सके। इस अवसर पर सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत की सशस्त्र सेनाएं स्वदेशी रक्षा उत्पादन, निर्यात और नवाचार के माध्यम से विकास को गति दे रही है, साथ ही सुरक्षा और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रही है। The goalposts will keep changing. If I wanted something to fire at 100 kilometers, tomorrow it has to go to 300 kilometers. Because it is not only me, it is the adversary which is also enhancing its technology. As it is technology, his technology is enhancing, I need to completely make sure that my technological level is ready to beat its technological impact. इजरायली सेना ने गाजा शहर के सभी निवासियों को तुरंत चले जाने का आदेश दिया है क्योंकि वो इस क्षेत्र में अत्यधिक बल के साथ कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता ने गाजा शहर के सभी इलाकों में मौजूद लोगों से मानवीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने का आग्रह किया है। ये घटनाक्रम इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा पिछले महीने इस क्षेत्र के सबसे अधिक आबादी वाले शहर पर नियंत्रण करने की एक विवादास्पद योजना पर लिए गए निर्णय के बाद आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केरल में राज्य स्तरीय ओणम समारोह आज शाम संपन्न होंगे। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर शाम 4:30 बजे ओणम के समापन पर आयोजित सांस्कृतिक रैली को रवाना करेंगे। एक रिपोर्ट। तिरुवनंतपुरम में राज्य स्तरीय ओणम समारोह के समापन के उपलक्ष्य में आज शाम एक भव्य सांस्कृतिक रैली का आयोजन किया जाएगा। केरल की संस्कृति के जीवंत पहलुओं को दर्शाते हुए इस रैली में 1000 से ज्यादा कलाकार, 60 झांकियां और 90 दृश्य श्रव्य कलाओं तथा भारतीय सेना के बैंड की एक विशेष प्रस्तुति शामिल होगी। इसमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की पारंपरिक कलाएं भी देखने को मिलेंगी। ये पूरा कार्यक्रम हरित प्रोटोकॉल के अंतर्गत होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 230 अंक बढ़कर 81,117 और निफ्टी 98 अंक बढ़कर 24,871 पर पहुंच गया। 17वीं एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 आज शाम संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में शुरू होगी। ये इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। प्रतियोगिता का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच आज रात 8 बजे खेला जाएगा। भारत अपना पहला मैच कल संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खेलेगा। 14 सितंबर को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह टूर्नामेंट इस बार T20 प्रारूप में खेला जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नए संसद भवन में मतदान जारी, मतगणना शाम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की, कहा इस दुखद घड़ी में सरकार प्रभावित लोगों के साथ। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटने के बाद भी नेपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई और शांति की अपील की।
विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी और 17वीं एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 आज शाम से अबुधाबी में शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।